नमस्कार शशांक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। शशांक जी, राउज़ एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले को लेकर जो फैसला सुनाया है जज जितेंद्र सिंह ने, इस फैसले को कैसे देखा जाए? 23 के 23 आरोपी बरी हो गए, चार्ज फ्रेम करने पर संज्ञान ही नहीं लिया लोअर कोर्ट ने। काफ़ी निराशाजनक है अंजू जी ये ऐसा अमूमन होता तो नहीं है स्पेशली ये मामला जिसमें कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर 150 दिन तक जेल में रहा हो। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया जो 500 से ज़्यादा दिन तक जेल में रहे हो, उनका मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया हो और तब ले दे के उनको जमानत मिली हो। ऐसा केस जिसमें अलग-अलग कोर्ट ने अलग-अलग समय में चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने कहा है कि प्राइमा फेसाई केस बनता है, इसीलिए उनको तुरंत बेल नहीं दिया जा रहा है। अच्छा पीएमएलए का सेक्शन है, सेक्शन 50 है, इसीलिए उसको ट्रिपल टेस्ट भी फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आपको बेल मिलता है। इतने स्ट्रिक्ट थे। इतने स्ट्रिक्ट सेक्शंस तभी लग सकते हैं जब प्राइमा फेसाई केस आपके अगेंस्ट हो। लेकिन ट्रायल के दौरान सबको डिस्चार्ज कर देना और कहना कि चार्ज ही नहीं बनता है और सबके सबको छोड़ देना। 23 आरोपी अंजू जी, 23 आरोपियों को छोड़ देना डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना लंबा पुलिंदा है एविडेंस का, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने सारे विटनेसेस हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने सारे लोग जो हॉस्टाइल हुए हैं, मतलब देखिए अगर ट्रायल हो के अंजू जी अगर वो छूट जाते या बाइज्जत बरी होते तो समझ में आता कि ट्रायल हो के हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या है प्रोसेस कि एफआईआर हुआ है, एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल हुई है, एफआईआर होने के बाद इसमें ईडी भी आई है क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड मामला भी बनता है, सीबीआई के पास भी मामला था और फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आई क्योंकि काफी डिटेल्ड है। अच्छा क्योंकि पॉलिटिशियंस लोग इन्वॉल्व थे तो इसलिए सीबीआई को भी फूक फूक कर कदम रखने पड़ रहे थे, ईडी भी इस तरीके से कर रही थी। जब फाइनली सारे चार्जशीट फाइल हो गए और अब जब मामला तो सीक्वेंस क्या होता है कि एफआईआर क्या चार्जशीट हुआ, चार्जशीट क्या चार्ज फ्रेम होता है जब कोर्ट के सामने आप बहस करते हैं, वहां पर डिस्चार्ज कर दिया गया सबके सबको, कहा गया कि केस ही नहीं बनता है। इनफैक्ट एक लेवल आगे बढ़ के कह दिया गया है कि सीबीआई का जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि जिन जज साहब ने ये ऑर्डर पास किया, उनको एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए था कि उनके सुपीरियर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में अलग-अलग समय में बेल देते हुए अलग-अलग एक्यूज्ड को क्या कहा है केस के बारे में। तो अजीब है। नॉर्मल छोटे से छोटे केस में भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं होता है, इस तरीके से डिस्चार्ज नहीं किया जाता है या इस तरीके से कोर्ट मना नहीं करता कि हम चार्ज फ्रेम ही नहीं करेंगे। अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और इस केस में तो सिर्फ पुलिस नहीं, सीबीआई और ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की है और डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, इतने डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग सारे सबूत, गवाह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इस तरीके से इसको उड़ा दीजिएगा। गजब बात है अंजू जी कि ये क्वैशिंग का मामला नहीं है। देखिए हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है क्योंकि तो क्वैशिंग का पावर होता है, काफी डिटेल्ड पावर होता है, काफी बड़ा पावर होता है कि इनहेरेंट शक्तियां हैं, तो वो केस को क्वैश कर सकती है बीच में। लेकिन ट्रायल कोर्ट के लेवल पे इस तरीके से उसको डिस्चार्ज कर देना, और बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। अगर सिर्फ बात होती अरविंद केजरीवाल को किया गया समझ में आता या मनीष सिसोदिया को किया गया समझ, सब के सब, इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्कैम हुआ ही नहीं। हाँ, अंजू जी अगर कोई स्कैम नहीं हुआ तो वो जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको आम आदमी पार्टी ने वापस कैसे ले लिया, या सोचिए। फिर उसमें जो अमाउंट के जो ट्रांजैक्शंस मिले 100-100 करोड़ के, उसका क्या हुआ। यही नहीं, सीएजी की जो रिपोर्ट थी, सीएजी की एक रिपोर्ट थी ना जिसमें कहा गया था कि किस तरह से पैसे का कि कितना घोटाला हुआ है। ये देखो, ये सीएजी की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात की गई थी और रिपोर्ट में ये कहा गया था कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थी जिनमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ ही आप लीडर्स को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया। जब ये सारी बातें सीएजी की रिपोर्ट में है कि शराब नीति में घोटाला हुआ, तो वो कहां गया? उसको एक सिरे से एकदम खारिज कर दिया निचली अदालत ने। यही सोच सोच कर तो अजीब लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब कुछ जो था ये सिर्फ एक मनोहर कहानियां थी।
नहीं, बिल्कुल आप समझिए कि ये घोटाला है क्या। इसमें शराब की जो बॉटल है उसका दाम बराबर ही है, जितना पहले था उतना बाद में भी था। मतलब अगर कोई 1,000 रुपए की शराब की बॉटल है तो पहले भी 1,000 था, अब भी 1,000 है। सिर्फ अंतर ये था कि पहले 1,000 रुपए में 300-350 कंपनी को मिलते थे, 200 रुपए एक्साइज का होता था, 200-250 रुपए वैट का होता था। हम्म, उन्होंने, केजरीवाल की गवर्नमेंट ने जो नई एक्साइज पॉलिसी लाई उसमें उसको इस तरीके से बदलाव किया कि गवर्नमेंट को जो 400-450 रुपए मिलता था वो 4-4.5 रुपए पे आ गया, और जो पूरा फायदा है वो कंपनीज को मिलने लगा। और कंपनीज को क्यों मिलने लगा? क्योंकि उसके एवज में हर बॉटल पे या हर चीज पे 12-12% इन्होंने कमीशन लेना शुरू कर दिया। इस लेवल का घोटाला था। तो हुआ क्या कि बॉटल्स ज्यादा बिकी, शराब ज्यादा बिकी दिल्ली में उस समय में, क्योंकि एक पे एक का ऑफर तक चला गया था कि हमसे खरीदिए, आप गुड़गांव या नोएडा मत जाइए एनसीआर के लिए। इतनी ज्यादा बॉटल बिकने के बाद भी सरकार को नुकसान हुआ, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? कि बॉटल तो ज्यादा बिकी, लेकिन जो मार्जिन गवर्नमेंट को मिलता है, क्योंकि समझिए कि किसी भी गवर्नमेंट में इस भारत में जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो या तो पेट्रोलियम से आता है या तो शराब से आता है। शराब जब ज्यादा बिक रही है तो ज्यादा पैसा आना चाहिए, लेकिन वो पैसा हो गया काफी कम, क्योंकि वो सारे पैसे जाने लगे कंपनीज के पास। ये एक एंगल था जो सीएजी की रिपोर्ट आप कह रहे हो 2,000 करोड़, डेफिनेटली उसी से डायरेक्टली लिंक्ड है। और जहां तक पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज को किकबैक वाली बात है, ये तो उससे साबित होता है कि मनीष सिसोदिया के 100-200 फोन्स और सिम कार्ड्स डिस्ट्रॉय हुए उसी समय में। किस तरीके से विजय नायर के अकाउंट में पैसा गया, किस तरीके से हवाला के तहत पैसा गया, गोवा में इलेक्शन लड़ने के लिए यूज किया गया, किस तरीके से वो टीडीपी, वो जो सॉरी टीआरएस जो पार्टी है, हम्म, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब बीआरएस हो गई है, हाँ, उसके प्रमुख की जो बेटी है कविता, एक हाँ, कैसे साउथ कार्टेल का काम किया गया। और अंजू जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर कहता हूं, अगर ये मामला सिर्फ ट्रायल कोर्ट तक रहता तो फिर भी शायद, फिर भी अजीब ही लगता, लेकिन फिर भी समझ में आता। यहां तो डिटेल्ड बहस हुआ है हाई कोर्ट में, एक नहीं कई बार, और एक के लिए नहीं कई लोगों के लिए, चाहे वो संजय सिंह का मामला हो, अरविंद केजरीवाल का मामला हो, या मनीष सिसोदिया का मामला हो। इनके मामले जब अलग अलग समय में हाई कोर्ट में गए हैं तो हाई कोर्ट ने बहुत डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन दिया। डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन में प्राइमा फेसाई माना गया है कि केस एक्यूज के अगेंस्ट है, इसीलिए उनके बेल डिसमिस किए गए हैं। ट्रायल कोर्ट ने तो डिसमिस किया ही था, हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है, बार बार डिसमिस किया है। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया, क्योंकि कहा कि हम बिना सरकार को या बिना ईडी को सुने हुए नहीं दे सकते, इतने डिटेल्ड एविडेंसेस हैं इस केस में और सबूत सामने हैं। और सबूत से भी ज्यादा बड़ी बात अंजू जी, जनरली ऐसे केसेस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मामला होता है तो विटनेसेस नहीं होते हैं, लेकिन इस केस में विटनेसेस भी हैं। वो लोग जिनके अकाउंट के थ्रू इनके अकाउंट में पैसे आए हैं वो सब विटनेस बने हैं। उन्होंने ईडी सीबीआई के साथ साथ मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में आके कहा है कि किस तरीके से पैसे लिए गए हैं या दिए गए हैं। तो उस केस में इस तरीके की बात करना तो बड़ा अजीब है। और ये कह देना कि भाई कोई मेंस रिया नहीं है, कोई एक्ट्रेस रिया नहीं है। अच्छा, जिनको मेंस रिया एक्ट्रेस रिया नहीं पता है, वो लीगल लैटिन टर्म है। इसका मतलब है आपराधिक सोच और आपराधिक कृत्य, ये नहीं होने पर ही आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। अरे आपराधिक सोच और आपराधिक कृत्य तो था ना, अगर नहीं होता तो 2,000 करोड़ का नुकसान कैसे होता? अगर नहीं होता तो इतने हजारों पन्ने के चार्जशीट कैसे फाइल होते? हजारों पन्नों के चार्जशीट में कुछ पेज अंजू जी मान सकता हूं कि शायद आपको लगे कि वैलिड नहीं है या अच्छा नहीं है, लेकिन ये कहना कि हजारों पेज की सारी चीज गड़बड़ है, सब फर्जी है, और ये घोटाला हुआ ही नहीं। मतलब अंजू जी, कुछ साल पहले दिल्ली में एक ऐसे ही मर्डर के एक्यूज को छोड़ दिया गया था, तब हेडलाइन छपी थी नो वन किल्ड जेसिका। यस, तो आज छपना चाहिए नो वन डिड एक्साइज स्कैम, नो वन डिड लिकर स्कैम, दिल्ली गवर्नमेंट फेज नो लॉस। ये जीरो कैग की लॉस वाला रिपोर्ट झूठी है, कैग की रिपोर्ट झूठी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये भी आ जाना चाहिए। कैग की रिपोर्ट झूठी है, ये 2026 करोड़ का कोई घोटाला हुआ ही नहीं, ये आ जाना चाहिए, है ना? लॉस नहीं हुआ, फिर तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरे को एक चीज समझाइए कि जैसे
इन सबको बरी इनके ऊपर चार्ज फ्रेम होने थे, कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने से मना कर दिया। ये कहा कि जानबूझकर सीबीआई ने लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार की है ताकि हम पढ़ ना पाए। तो जज का और काम क्या होता है? मतलब ये तो बहुत आश्चर्यजनक और अजीबोगरीब ये ऑब्जर्वेशन है कि हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि चार्जशीट बड़ी है, या चार्जशीट बड़ी है ये ऐसा इसलिए कि चार्जशीट बड़ी किया गया है ताकि उसको फंसाया जा सके। अरे जब मामला डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का होता है तो आपको लिंक दिखाना पड़ता है। कानून ये कहता है कि किसी भी बेगुनाह को आप आरोपी या उनको सजा नहीं देना चाहिए। तो इंश्योर करने के लिए कि कोई बेगुनाह जेल में ना जाए या कोई गुनहगार छूट ना जाए, पुलिस जब अपना कार्य करती है या उससे जो अपेक्षाएं होती हैं वो कनेक्ट करती है डॉट्स को कि ए ने बी को पैसा दिया, बी ने सी से बात की, सी ने डी से बात की, डी ने ई को कुछ ट्रांजैक्शन किया, ई ने एफ के लिए कुछ फेवर किया, एफ ने एच के लिए कुछ किया और वापस से ए तक पहुंचा। ये ट्रांजैक्शन ये जो सीरीज आप दिखाते हैं, लाइन जो ना कनेक्टिंग द डॉट्स कहते हैं इसको, जो कनेक्टिंग द डॉट्स है स्पेशली फाइनेंशियल फ्रॉड में, फाइनेंशियल क्राइम्स में, उसमें ज्यादा डिटेल इसीलिए जाता है क्योंकि एक बार में सब कुछ निकल पाना डाउटफुल होता है। उसमें भी तब जब भारत जैसे देश में नार्को बैन है। नार्को टैक्स आप तभी कर सकती है, नार्को टैक्स, जब एक्यूज कहे कि हाँ मैं रेडी हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया कि ये ह्यूमन राइट का मामला है, बिना इंसान के परमिशन के आप नहीं कर सकते। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में तो कंपलसरी, अगर आप एक्यूज हो तो आपके ऊपर इस तरीके के साइंटिफिक मेथड यूज किए जा सकते हैं। इंडिया में तो नहीं है। तो इंडिया में जब आपको ऑब्वियसली टॉर्चर नहीं कर सकते या आपको नार्को यूज नहीं कर सकते, आपके ऊपर कोई भी ऐसा लाइट डिटेक्टर टेस्ट नहीं कर सकते, आपके ऊपर कोई भी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला जब प्रोसेस यूज नहीं कर सकते, तो और सबूत आप खुद से तो देंगे नहीं ऑब्वियसली, वो भी प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने फोन डिस्ट्रॉय किए, आपने सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किए, आपने सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय किए, जो कॉल्स आ रहे थे एप्पल के इंक्रिप्टेड कॉल्स आ रहे थे आईफोन से, तो ये सब जब हो गया तो क्या तरीका था फिर एजेंसीज के पास प्रूव करने का? वो एक एक एविडेंस में जाके और छोटे छोटे कन्वर्सेशन को या छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को कनेक्ट करता कि भाई ए ने बी को पैसा दिया, बी ने सी से कहीं लिया, सी ने डी के लिए कुछ फेवर किया, डी से एफ को फायदा हुआ, एफ से एच को नुकसान हुआ, एच से ए को वापस फायदा हुआ। इस तरीके करना है। अभी ए बी सी डी एच एफ कौन कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उनके मिनिस्टर अरविंद, आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट के दिल्ली में मनीष सिसोदिया, फिर तीसरी कविता कृष्णन, चौथी कविता कृष्णन या कविता नाम है आई गेस, कविता के के कविता कविता के कविता। फिर चौथा जो इनके बीच में विजय नायर जैसे लोग थे जो पैसा रिसीव कर रहे थे और हवाला के थ्रू। पांचवा जिस तरीके से सरकार को नुकसान हुआ, तो बेसिकली दिल्ली सरकार। छठवा टैक्स पेयर्स के पैसे। तीन 6 लोग हैं, किसी को फायदा, किसी को नुकसान, किसी को फेवर, किसी को नॉट फेवर। इन पूरे चीज में ये कहना कि भाई हमको इस केस में कुछ दिखता नहीं है और सीबीआई ने जानबूझ के बड़ी चार्जशीट फाइल की है। बड़ी चार्जशीट फाइल नहीं की है अंजू जी, आप समझिए। सीबीआई ने जो पहली चार्जशीट फाइल की उसको लगा कि ये कम है, उसने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की। सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रोविजन क्यों है? क्योंकि जब बड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है और जैसे मैंने समझाया जब डिटेल्ड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो परमिशन लेके सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया जाता है और उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। खुद से नहीं होता है जो कि पुलिस का मन किया और एडिशनल चार्जशीट फाइल कर दिया। अरे परमिशन लेते हैं तब सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है। इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है और इसमें इस तरीके का ऑर्डर आना तो बहुत अजीबोगरीब है और एकदम आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो चैलेंज होना ही चाहिए और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट डेफिनेटली इसको स्टे करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट अपने फैसले के खिलाफ कैसे जाएगा? बिल्कुल। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कैसे जाएगा? मुझे याद आता है कि जब केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और केजरीवाल के वकील दौड़े-दौड़े दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, तो दिल्ली हाई कोर्ट की जज ने कहा था कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, हम इनको तुरंत जमानत नहीं दे सकते, ईडी इनको गिरफ्तार करे। तो जो सबूत उनको दिख रहे थे, वो सबूत राउज एवेन्यू कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह को क्यों नजर नहीं आए? उनकी टिप्पणी देखिए, उन्होंने कहा आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठ रहा है फिर तो। जो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कम हो गया था आबकारी नीति में, इसका मतलब है कि सीएजी की रिपोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज थी। और अगला वो कहते हैं अभियोजन पक्ष, यानी कि सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता।
नहीं, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे अंजू जी, कि जो सीएजी होता है इस देश में, हुँ, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी हैसियत होती है, बिल्कुल। क्योंकि वन ऑफ द इंडिपेंडेंट एजेंसी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब बनाया था इस पोस्ट को, तो यही बोला गया था कि एक ऐसी एजेंसी कार्य करे जो हुँ, बेसिकली ये देखे कि टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, चाहे वो किसी के भी हो, वो मिसयूज ना हो। टैक्स पेयर का पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं, टैक्स पेयर के पैसे का कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। ये सीएजी का दायित्व बनता है। हुँ, लेकिन और सीएजी ने यहाँ पे कार्य किया भी। और ये तो हमको भी समझ में आता है कि अगर सरकार के एक्साइज और सरकार के वैट को आप रिड्यूस कर देंगे 1 रुपए और ₹2.5 में, तो ऑब्वियसली हर बॉटल जो 800,000 रुपए की है, उसमें सरकार का फायदा 3-4 रुपए ही बच जाएगा, जो अदरवाइज किसी भी राज्य के सबसे बड़े स्रोत के लिए कार्य करती है बिल्कुल। धन में। तो तो और मैं अंजू जी कहता हूँ कि देखिए, बहुत सारी चीजें स्पष्ट है अपने आप। अगर हुँ, ये आबकारी नीति बहुत अच्छी होती, एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी होती, तो इन्होंने विड्रॉ क्यों किया? इन्होंने जी, ज, ज, और अंजू जी, सबसे बड़ी बात, इस केस में भाजपा भली सेंट्रल गवर्नमेंट में है और ईडी और सीबीआई को ऑब्वियसली डायरेक्शन भाजपा देती होगी, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केस कांग्रेस ने फाइल किया था। हुँ, आप अभी समझिए पहले कि जो इनिशियल जो कंप्लेंट है, जो इनिशियल एफआईआर है, वो कांग्रेस के बोलने पे हुआ है। तो कांग्रेस ने एफआईआर किया, एजेंसीज ने कार्य किया, बीजेपी ने वकीलों को प्रोवाइड किया, बाद में कांग्रेस के ही लोग केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से अपीयर होने लगे। शायद उसमें भी मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि खर्चा टैक्स पेयर्स का गया। बिल्कुल, मतलब बेसिकली क्योंकि टैक्स पेयर्स का नुकसान हुआ जब स्कैम हुआ, वकीलों को पैसा देने के लिए भी टैक्स पेयर्स का पैसा यूज हुआ, और अल्टीमेटली कहा गया कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे सीएजी की रिपोर्ट में ये तक कहा गया था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे, उसने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया था। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी देने और कई अहम फैसलों पर फैसला लिया, लेकिन उस वक्त के उपराज्यपाल की मंजूरी ली ही नहीं गई। तो ये सारी बातें तो बीजेपी नहीं कह रही है, मोदी सरकार नहीं कह रही, तो सीएजी कह रहा है। और उसमें लिखा हुआ है कि आबकारी नीति के चलते 2026 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। तो इसका मतलब है वो नुकसान हुआ ही नहीं। सीएजी ने ऐसी रिपोर्ट तैयार कर दी। अब तो इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन मुझे ये समझाइए कि जैसे आगे कहा अ, राउज एवेन्यू कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह ने, सीबीआई ने साजिश की, कहानी घड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था। तो क्या ये जो पिछले 3-4 साल थे, सीबीआई सबूतों की जगह अनुमान इकट्ठे कर रही थी? और उस फाइल में जो चार्जशीट के लिए तैयार हुई, उसमें सबूत थे ही नहीं। अंजू जी, मैं कहता हूं कि अगर ये बात सच है, तो उनको बेल क्यों नहीं दिया गया अभी तक? हुँ, उनको, अरविंद केजरीवाल को 150 दिन या मनीष सिसोदिया को 5 दिन से ज्यादा जेल में क्यों बिताने पड़े? हुँ, फिर तो उन जजेस के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। माननीय रॉस एवेन्यू कोर्ट को आदेश पास करना चाहिए कि कि माननीय रॉस एवेन्यू की वो सारे जजेस जिन्होंने बेल नहीं दिया, या हाई कोर्ट के सारे जजेस जिन्होंने बेल नहीं दिया, उन पे एक्शन हो। हुँ, कि क्या जो रॉस एवेन्यू कह रहा है, ये तो वही कह रहा है जो एकदम स्पष्ट है कि हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में बात की है, या रॉस एवेन्यू कोर्ट ने अगेंस्ट में बात पास की है। तो आज रॉस एवेन्यू कोर्ट को कहना चाहिए कि हाई कोर्ट के उन जजेस के ऊपर या रॉस एवेन्यू कोर्ट के उन जजेस के ऊपर में एक्शन होना चाहिए जिन्होंने बेल देने से मना कर दिया, जिन्होंने माना कि प्रथम दृष्टि इसमें केस बनता है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि केस में मेरिट नहीं है, आप ये कह रहे हैं प्रथम दृष्टि केस नहीं बनता है। प्रथम दृष्टि केस बनता है, ये हाई कोर्ट का सिद्धांत है इस केस में, और आप कह रहे हैं प्रथम दृष्टि केस नहीं बनता है। हाई कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट देख के समझ में आ रहा है कि केस बनता है, और आप कह रहे हैं कि चार्जशीट देख के लग रहा है कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हाईकोर्ट कहता है कि इस केस में दिख रहा है कि किस तरीके से पैसे का आदान प्रदान किया गया है और किस तरीके से इनके ऊपर केस बनता है, इसलिए हम इनको बेल नहीं दे रहे हैं। हाँ, और आज ये कह रहे हैं कि केस नहीं बनता है, कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ है, इस तरीके की एक बात करने की या दिखाने की कोशिश की गई है। कहानी घड़ने की साजिश की सीबीआई ने और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। आगे ये कहा
कि हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान को साबित नहीं होते। चार्जशीट में विरोधाभास है जो कथित साजिश की पूरी थ्योरी को कमजोर करते हैं। मतलब सबूत नहीं है और साजिश हो गई, ये जज महोदय कह रहे हैं। अंजू जी, जो फोर्थ पॉइंट है हम्म। ये शायद सही हो सकता है, लेकिन हम्म। ये तब होगा जब ट्रायल होगा। इसमें एक लाइन हाँ। देखिए कि चार्जशीट में खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। हम्म। तो गवाह या बयान से साबित नहीं होते, ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है, ये कब डिसाइड होगा? जब ट्रायल होगा, हाँ। गवाही होगी और गवाही के क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद जज देखेगा कि भाई क्या सटीक बैठ रहा है, क्या नहीं बैठ रहा है, क्या पहले स्टेटमेंट दिया गया था और क्या बाद में दिया गया है। ठीक है। हम्म। दूसरा क्या है इसमें, गवाह के बाद गवाह या बयान। बयान क्या होते हैं कि भाई जिन्होंने जो हॉस्टाइल हो गए या जो जो केजरीवाल के अगेंस्ट जिन्होंने बयान दिया या जिन्होंने मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट बयान दिया, ये उनकी बात है। तो अगर कोई बयान ये दे रहा है कि इन्होंने पैसा लिया और चार्जशीट में ये आई कि पैसा गया, तो मैच कैसे नहीं हुआ? तो तो मैच अभी शशांक जी, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, आप तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप बेहतर तरीके से ये चीजें समझा पा रहे हैं, लेकिन मेरे को ये समझना है कि अगर गवाह और बयान को साबित करना है, जैसे आपने कहा क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तो वो तो तभी होगी जब ट्रायल शुरू होगा। तो यहाँ तो ट्रायल से पहले ही क्लीन चिट दे दी गई, ट्रायल हुआ ही नहीं और ये कहना शुरू कर दिया गया जज की तरफ से कि हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं, उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान को साबित नहीं करते। तो सर साबित तो तभी करेंगे ना जब ट्रायल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं फिर कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितना डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है और और सीबीआई और ईडी को ही पता है कि ये मामला कितना सेंसिटिव है, कितना बड़ा है, कितने ज़्यादा टैक्स पेयर्स के पैसे इसमें गए हुए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसको देख रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी कवर कर रही है, लोग देख रहे हैं इस केस को बाकायदा। उस केस में आपने बिना ट्रायल शुरू किए अगर ये कह दिया है कि किसी भी आरोप का किसी भी गवाह और बयान से साबित नहीं होते हैं और कोई भी आरोपी सही नहीं है और हम सब आरोपी को केस से बाइज्जत बरी करते हैं बिना ट्रायल शुरू किए, मेरे को लगता है कि ये एक खुले तौर पे काला दिन है, जस्टिस का खुला खिलवाड़ है। आई डोंट नो इसके ऊपर मैं कितना बोलना चाहिए मुझे, लेकिन लेकिन नहीं नहीं, बहुत बहुत गलत हुआ है। डेफिनेटली इसके ऊपर में हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को अपील तो चलो एक बात है, सुओ मोटो लेना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये क्यों है। अच्छा, आप आगे देखिए, ये अगला पॉइंट जो इस फैसले में है, केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो ये तो सीबीआई और ईडी को भी पता है कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए सीएम थे। उनके खिलाफ जब नहीं, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो मैं वही पॉइंट आपको याद दिला रही हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट में दौड़े दौड़े गए थे। तो उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, इसलिए ईडी इनको गिरफ्तार कर सकती है। तो जो सबूत दिल्ली हाई कोर्ट को नजर आ रहे थे, वो इन जज साहब को नजर नहीं आए। बड़ी बात यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट देखता है ऐसे मामलों को जिसमें कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर हो, तो उस हिसाब से तो इन जज साहब को शायद वो मामला देखना ही नहीं चाहिए, अगर ये लॉजिक है। और दूसरी बात अंजू जी, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अरविंद केजरीवाल पे एज अ सीएम आरोप नहीं लगा था, अरविंद केजरीवाल पे एज आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट आरोप लगा था, क्योंकि ये लाइन जो आप अभी दिखा रहे हो अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। तो केजरीवाल का नाम संवैधानिक पोस्ट की वजह से नहीं था इस केस में, केजरीवाल का नाम आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पे था जिन्होंने पैसा लिया था। और ये बात कोर्ट में आई हुई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर, ईडी ने स्पष्ट कहा है कि हम आम आदमी पार्टी के नेता, प्रेसिडेंट, कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल को इस केस में पार्टी बनाए, ना कि दिल्ली के सीएम को। दिल्ली का सीएम इसमें कई पार्टी था ही नहीं। इसीलिए आपको याद होगा अंजू जी कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और उनको इवेंचुअली जेल से छोड़ा गया, तो ये कंडीशन लगाया गया कि हम अरविंद केजरीवाल को छोड़ तो रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली के दफ्तर नहीं जा पाएगा, सीएम के दफ्तर पर, ना ही कोई डॉक्यूमेंट को साइन कर पाएगा। और उसके बाद फाइनली 150 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। बिल्कुल।
तो ये जो पॉइंट लिखा गया है इस जजमेंट में, ये तो अपने आप में मतलब समझ से बाहर है कि ये पॉइंट लिखने की नहीं, जरूरत गलत क्या है। पड़ गई आपको? नहीं नहीं, ये तो एकदम गलत है अंजू जी। अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे और कोई गलत कार्य कर रहा है तो क्या उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? हम्म, यहाँ कह रहे हैं बिना पुख्त सबूतों के आधार पर। सही बात है, बिना आधार के कोई गलत ही होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक सेपरेट क्लास बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये लाइन जो आप पढ़ के मेरे को बता रहे हैं कि बिना पुख्त सबूतों के आरोप लगाना कानूनों के सिद्धांत के खिलाफ है, अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ऊपर। अरे भाई, इसका मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे कोई गलत कार्य है तो उसके ऊपर आरोप ना लगाया जाए। इसीलिए शायद इस देश में नेताओं के ऊपर कोई केस नहीं होता, और होता भी तो जेल नहीं होती, और जेल होता है तो कभी आरोप नहीं साबित हो पाते। ये तो वैसी वाली बात हुई। अच्छा, आगे क्या बोला गया है? एक तो मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को कहा है कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। सिसोदिया पर आरोप था कि वो शराब नीति बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और उनके खिलाफ कोई बरामदगी नहीं हुई। अरे वो तो आबकारी मिनिस्टर थे, उन पर तो जिम्मेदारी थी, वो तो इसी नाते काम कर रहे थे, तो फिर उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। अंजू जी देखिए, ये जो कह रहे हैं मुख्य आरोपी इनको बनाया गया कुलदीप सिंह को, और इसको लेके हैरानी है, अजीब बात है। अंजू जी, जब भी कोई एफआईआर लॉन्च होता है तो आप नंबर लिखते हैं 1 से 10 तक। मान के चलिए इस केस में तो इनिशियल एफआईआर अगर आपको याद हो तो शायद 20-25 लोगों का नाम था, या 16 लोगों का, 23 लोगों का नाम था, राइट? तो नंबर आप लिखते हैं। तो आप कुछ सबसे पहले जिसके ऊपर में कंप्लेंट का नाम आया उसका नाम लिखते हैं, क्योंकि स्टोरी है कि भाई हम्म, यहां से बात शुरू हुई, यहां तक आगे बढ़ी, फिर इसको फायदा हुआ, फिर इसने नुकसान किया, फिर इसने। तो आप लिखते जाते हैं और एक्यूज का नाम वैसे ही आता जाता है, और हम्म, सारे को एक्यूज होते हैं। को हम्म, एक्यूज का मतलब ये नहीं हुआ कि पहला मेन एक्यूज हो गया, दूसरा उसका कम एक्यूज हो गया। को एक्यूज हम्म, का मतलब सब लोग अलग अलग फुटिंग पे हैं। इसीलिए जब भी किसी केस में कोई सेक्शंस लगते हैं तो हो सकता है कि हर आरोपी पे अलग अलग सेक्शन लगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि कोई प्रमुख हो गया और कोई सेकेंडरी पे आ हम्म, गया। नाम अगर पहले आ गया तो इसमें कोई, ये तो मतलब अजीब का ही इन्होंने जुस्प्रूडेंस दे दिया। ऐसा जुस्प्रूडेंस तो हमने नहीं पढ़ा आज तक। अगली बात जहां तक है, सिसोदिया पर आरोप था कि उनके ऊपर कुछ बरामदी नहीं हुई। अजीब बात ये है अंजू जी कि ये मामला डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का है। अगर डॉक्यूमेंट आपको मिल गए हैं, अगर आपको एविडेंसेस मिल गए हैं कि पैसा यहां से वहां जा रहा है, अगर आपको ये दिख गया कि मीटिंग हुई है, और जैसा अभी आपने कहा कि उस एक्साइज पॉलिसी को लाने वाले कर्ता धर्ता वही थे। अच्छा, फिर वो कार्टेल शराब का एक्साइज मिनिस्टर थे, तो फिर वो कैसे, उनको पता ही नहीं उनके बिना सब कुछ हो सकता है क्या? नहीं, और सिम कार्ड कितने यूज हुए, फोन्स कितने यूज हुए, क्या वो फिर पैसा तोड़े गए, गोवा गया? कितने सिम कार्ड तोड़े गए थे, कितने फोन तोड़े गए थे, उनका क्या हुआ? और ऑब्वियसली अंजू जी, ये ऐसा मर्डर का केस नहीं है कि मर्डर हो गया और आपको डेड बॉडी मिलेगी तभी होगा काम। ये है फ्रॉड का मामला। फ्रॉड के मामले में अगर पैसा लिया भी गया होगा तो ये लोग इतने बेवकूफ नहीं अपने पॉकेट में पैसा लेके घूमेंगे, और जो पैसा आएगा भी वो भी अकाउंट में क्यों लेंगे? ऑब्वियसली वो पैसा कहीं और जाएगा, हवाला के थ्रू गया है। अच्छा, जिसने भेजा है और जिसको भेजा है वो दोनों स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमने पैसा लिया है और हमने पैसा दिया है। तो इसमें बचा क्या है अब? ऑब्वियसली आरोपी से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आरोपी ये कहेगा कि हाँ भाई मैंने दिया था या मैंने लिया था, वो तो मना ही करे। लेकिन आपको देखना है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या कहता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये कहता है कि पैसा गया, पैसा आया। तो अगर आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गलत है, अगर आप कहते हैं, तो ये तो तभी साबित होगा जब ट्रायल चलता। बिल्कुल। ट्रायल में ये बात होती, प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट दोनों के वकील अपनी अपनी बात कहते और उसके बाद बहस होता। नहीं, आपने उसके पहले ही कह दिया कि गलत है। तो बेसिकली जज, ज्यूरी, लॉयर, कोर्ट, सब कुछ आप ही बन गए। तो मुझे लगता है ऐसे फैसलों की वजह से, अंजू जी, कहना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे फैसलों की वजह से ही आम जनता का विश्वास न्यायालय पे और न्यायिक व्यवस्थाओं पे कमजोर होता है। ये बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही घोर अपराध है, और इस पे डेफिनेटली हाई कोर्ट को लेना चाहिए नोटिस, क्योंकि ये बहुत गलत है। मतलब यहाँ पे
5 करोड़ केसेस लंबित हैं अंजू जी इस देश में, जिसमें कि लोअर कोर्ट के पास 3.5 करोड़ केसेस लंबित है। अगर ऐसा ही व्यवस्था है तो सबको आप आरोप मुक्त कर दीजिए, इसी तरीके से कर दीजिए। पर क्यों 3.5 करोड़? शशांक जी आगे देखिए, अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी आयोग के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और याद कीजिए, ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है, ये तो यही कहता है ना कि झूठे केस हैं, जब हम आएंगे तो सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को देख लेंगे। तो यहाँ तो अदालत ने ही देख लिया और सीधे सीधे जांच के आदेश दे दिए। अब जो सीबीआई के बाकी अधिकारी इनकी अगुवाई में इस केस पर काम कर रहे थे, वो कितना निर्भीक होकर काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, काफी डेमोरलाइजिंग है सीबीआई या एजेंसीज के लिए। आप देखिए, सीबीआई जो कार्य करती है वो एक ऑर्डर के तहत कार्य करती है जो दिल्ली पुलिस के अंदर आता है। बेसिकली पैन इंडिया जो सीबीआई कार्य करती है वो दिल्ली पुलिस का सीबीआई है। दिल्ली पुलिस इतनी इफेक्टिव है कि उसके लिए सीबीआई उन्होंने सोचा कि हम बना दिए तो सेंट्रल एजेंसी हो, इन्वेस्टिगेशन करे। उसका मेन काम ही है इन्वेस्टिगेशन करना। इतने आप इन्वेस्टिगेशन से नाखुश हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं ट्रायल के बाद कि भाई डॉट टू डॉट कनेक्ट नहीं हो रहा और हम सजा नहीं दे सकते, समझ में आता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे इस तरीके का एक्विटल देना ऐसे मामले में जिसमें कि गंभीर धाराएं इन्वॉल्व हो, हम्म, पैसे डूबे हों, सीएजी हम्म, की रिपोर्ट आ गई है जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर के लोग उसको हेड कर रहे हैं और वहां पे बात हो गई है कि 2000 करोड़ से ऊपर की बात है। अच्छा, गवाह और सबूत तो मैंने कहा ही जैसे। और अंजू जी, हाई कोर्ट में भी अलग अलग जजेस के पास ये मामला गया है। एक जज के पास नहीं, अलग अलग जज, क्योंकि मैं जैसा फिर कह रहा था कि आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता हाई कोर्ट अलग अलग समय में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। काफी सारा डिटेल, इनफैक्ट जो स्टेटस रिपोर्ट किसी भी बेल को आप फाइल करते हैं जब, तो हमेशा कोर्ट मांगती है रिस्पॉन्स सरकार से या पुलिस से, प्रोसिक्यूशन से। हर बार प्रोसिक्यूशन ने डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट किया है। वो डिटेल्ड रिपोर्ट में कुछ तो देखा होगा हाईकोर्ट के जजेस ने जो बेल डिसमिस किया। यहां ये कह देना कि प्रेमा फेसाई केस ही नहीं बनता है और छोड़ देना। और हमने कई सारे मामले में देखा है कि इसीलिए इस देश में एक अवधारणा है कि पॉलिटिकल लोग जनरली अरेस्ट नहीं होते, या होते भी हैं तो छूट जाते हैं। ये तो वैसी वाली बात हुई। बिल्कुल, यही अवधारणा है। अच्छा, आप मुझे ये समझाइए कि सीबीआई के पास अब क्या ऑप्शन है? क्योंकि जाँच जो इतने दिनों की जाँच की गई है, उसमें भी लाखों रुपया लगता है, पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। और जब ये मामले हाई कोर्ट में जा रहे थे ज़मानतों के लिए, जैसे आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो ये जो जज महोदय हैं राउज़ एवेन्यू कोर्ट के, इन्होंने तो उनके फैसलों पर भी सवालिया निशान लगा दिया ना। वहाँ पर जब जाँच एजेंसियाँ वो स्टेटस रिपोर्ट दिखा रही थी, उसको वो मानकर इनको ज़मानत नहीं दे रहे थे, कह रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट के जज की पुख्ता सबूत है इनके खिलाफ, तो वो पुख्ता सबूत इनको नजर नहीं आए। तो अब सीबीआई के पास क्या ऑप्शन है? दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, पहले हाईकोर्ट जाएंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे। और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट अपने ही पुराने फैसलों को देखते हुए या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखते हुए या मामले की गंभीरता को देखते हुए ये मामले को फिर से देखेगा और इस ऑर्डर पे तो स्टे देगा ही। स्टे के साथ साथ अब ये देखना होगा कि अगर ये स्टे देता है और रॉ रेवेन्यू कोर्ट को कहता है कि आप फिर से इस केस को चलाइए, तो क्या ये मामला किसी और जज के पास जाता है रॉ रेवेन्यू में? ये भी एक पॉइंट है। आप समझिए कि ये जो रॉ रेवेन्यू कोर्ट है, ये स्पेशल कोर्ट है। यहाँ पे ईडी, सीबीआई इसी तरीके के मामले देखे जाते हैं। स्पेशल कोर्ट है क्योंकि बनाया ही इसीलिए गया है दिल्ली के उस एरिया में जहाँ पे कहा गया कि भाई अन्य मामलों से इसको अलग रखा जाए। इनके जजेस स्पेशल, इसीलिए आप हमेशा इन जजेस के नाम पे आगे देखते होंगे स्पेशल जज। हम्म। उनको बनाया गया है इस कार्य के लिए क्योंकि ऐसा माना गया कि आप डोमेन एक्सपर्ट हैं, आप इन कार्यों को देखेंगे, आप डील करेंगे। अगर कोई सीबीआई या ईडी का जज इस तरीके की टिप्पणी दे रहा है सीबीआई के अगेंस्ट, प्रेमा फेसाई केस को डिसमिस करते हुए, एज इन इतने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया, जैसा आपने कहा लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इतने बिल्कुल। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने
चार्ज फ्रेम करने से ही मना कर दिया एक तरह से, और आपने डिस्चार्ज कर दिया सबको। तो मेरा मानना है कि डेफिनिटली हाई कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय सिर्फ हो नहीं बल्कि दिखे कि वो हो रहा है, ताकि आम जनता का भरोसा भी उस पे हो पाए। ये जज साहब के ऊपर तो कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं है, लेकिन जज साहब को थोड़ा-सा ये ज़रूर देखना चाहिए था कि जो उनसे सीनियर हैं, जिन्होंने इस केस को डील किया है, उनका ऑब्जर्वेशन इस केस में क्या है? देखिए, ये बात सही है अंजू जी कि जब भी कोई बेल एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है, तो नीचे एक लाइन लिखा होता है कि हमने जो भी बात इसमें कही है, उसको आप ध्यान में नहीं रखिएगा केस का फैसला देने समय में, या उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा केस में। ये बात हुँ, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप देखिए ही मत कि उसमें क्या है। अगर 4-10 पेज का अगर कोई बेल का ऑर्डर है, जिसमें बेल रिजेक्ट किया गया है और एक लाइन लिखा गया है कि इस केस का अंतिम फैसला इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है और बेल रिजेक्ट किया गया है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसमें जो 99% चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें एट लीस्ट एंड इफ नॉट मोर, एट लीस्ट अंजू जी प्राइमा फेसाई केस बनता है व्यक्ति पे। और अगर प्राइमा फेसाई केस बनता है अंजू जी, तो ट्रायल होना चाहिए। मैं बोलता हूँ एक्विटल हो सकता है, लेकिन ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल के स्टेज पे आप डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ कि जज ने गलत कार्य किया है? इस बात को बोलने में गुरेज नहीं करना चाहिए हमें। बिल्कुल सही, लेकिन इस अगर ये हाई कोर्ट जाता है, स्टे लग जाता है, तो सबूत तो फिर वही रहेंगे ना, जो या जब आप कह रहे हैं दूसरे नहीं, जज नहीं। को एक केस दिया जा सकता है, तो वो इसको नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, या कम से कम वो जो इतने सारे सबूतों की फाइल चार्जशीट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट उसको पढ़ेगा तो सही जज। क्योंकि आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी, एक न्याय बिंदु नाम से जज महोदया थी। उन्होंने उनको जमानत देते वक़्त कहा था कि अ, इतना टाइम नहीं है कि पूरी चार्जशीट या जो आरोप है उसको पढ़ा जाए, आरोप पत्र को जो भी आपकी भाषा में कहते होंगे, उसको पढ़ा जाए। तो उन्होंने भी पूरी नहीं पढ़ी थी वो फाइल, और कुछ वैसा ही ये कह रहे हैं कि अरे इतनी सारे जानबूझ के इतनी बड़ी चार्जशीट तैयार की गई है सर। ये टीका-टिप्पणियाँ जो होती हैं, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसियां होती हैं, उनके मनोबल पर तो सीधे-सीधे कुठाराघात है ना, तो इसका मतलब वो रद्दी के कागज तैयार कर रहे थे। नहीं, पंकज, अंजू जी, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को जज का पोस्ट नहीं लेना चाहिए, जिनको पढ़ने में आपत्ति है। लोग आपको भगवान मान रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, आपको लॉर्डशिप कह रहे हैं, आपको माय लॉर्ड कह रहे हैं, आपके शरण में आए हुए हैं और आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है या आपके पास आपका मन नहीं है कि आज आप पूरा फाइल ना पढ़ें। ये मतलब सोचिए कितनी चिंताजनक बात है। अगर आपके साथ ये दिक्कत है तो आप जज मत बनिए। जज बनने के लिए किसी ने आपको विवश तो नहीं किया है, आपका डिसीजन था और आप उसमें मार्क्स ला पाए और उत्तीर्ण हो पाए और आज आप जज हैं। तो आप इस तरीके की बातें तो बिल्कुल नहीं कर सकते अंजू जी। लेकिन मैं साथ-साथ अलग कह रहा हूँ कि इसको मतलब हाई कोर्ट को इसमें कठोर एक स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं लोअर जुडिशरी इतना क्रिटिसाइज़ हो रही है इस देश में। और जब स्पेशल कोर्ट बनता है तो उससे अपेक्षाएँ और बढ़ जाती हैं। मैं फिर कहता हूँ अंजू जी कि केस चल के बाइज्जत बरी होना कोई गलत बात नहीं है। अगर जज को लगता है तो जज का अपना विवेक है, अगर जज बता पाए कि क्यों वो किसी को बाइज्जत बरी दे रहा है या क्यों किसी को सजा दे रहा है, एक बात है। बट इनिशियल स्टेज पे इस तरीके का फैसला काफ़ी निराशाजनक है। चाहे वो मैं एज़ अ लॉयर देखूँ या एजेंसी की तरफ से देखा जाए या कॉमन सिटिज़न्स की तरफ से देखा जाए। यही समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास पैसा है, धन है, बड़े संसाधन है, तो आपके ऊपर इस तरीके की कृपा हो सकती है न्यायालय की तरफ से, क्योंकि अदरवाइज़ नॉर्मल कृपा ऐसी तो मैंने नहीं देखी है कि इतना डिटेल्ड चार्जशीट होने के बाद, इतने सारे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन होने के बाद कि प्राइमा फेसाई केस बनता है और आप कह रहे हैं कि प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता और आपने डिस्चार्ज कर दिया। वियर्ड। और अंजू जी, डिस्चार्ज किया सब के सब को। इसका मतलब ये अंजू जी कहना हुआ कि स्कैम हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा डूबा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्साइज पॉलिसी सही थी। तो एक लेवल आगे बढ़ के जज साहब को ये भी कह देना चाहिए था कि हम आदेश देते हैं कि वही एक्साइज पॉलिसी वापस लागू हो जाए।
उसी की कमी रह गई है। सर, बहुत ही वियर्ड तरीके से ये सब सुनाया गया है। मैं तो एक आम आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ। जज पर या कोर्ट पर बोलने से पहले 10 बार सोचती हूँ, लेकिन चूँकि आप इस प्रोफ़ेशन से आते हैं, आप देश के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं और मुझे तो लगता है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा, जहाँ पर इतने दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आने के बाद, ज़मानतें रिजेक्ट होने के बाद ईडी और सीबीआई दोनों जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन सबूतों का बार-बार मीडिया में ज़िक्र हो रहा है, सबको पता है। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद कि घोटाला हुआ है और फिर कह दिया जाए कि तो केस ही नहीं है, तो नील बटा सन्नाटा है, फ्रेम करने लायक तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, सबूत ही नहीं है, फाइल तो खोलो। तो अब मुझे लगता है एक नई बहस छिड़ेगी कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही होगा। इस तरह का फैसला मुझे नहीं लगता कभी किसी जज ने सुनाया होगा। आप बेहतर बता पाएँगे? हाँ जी, देखिए मैं कहता हूँ कि अगर बहुत सारे केस में जब डिस्चार्ज किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि क्या पता चार्जशीट मैच ही नहीं कर रहा है एफआईआर को, या क्या पता स्टेटमेंट मैच ही नहीं कर पा रहा है 164 के बयान को 161 से। मतलब बेसिक चीजें डिस्क्रिपेंसीज दिख रही है तो कोर्ट डिस्चार्ज कर देता है, बट वो काफी रेयर होता है, काफी कम समय में, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है और चार्जशीट फाइल करती है तो उसको वो चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है, कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, चार्ज पे बहस होती है, फिर चार्ज फ्रेम होता है और फिर ट्रायल आगे बढ़ता है। तो उनको पता होता है। उसमें भी कभी-कभी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती, और उन केसेस में डिस्चार्ज होता है। और अगर मान के जो डिस्चार्ज नहीं हुआ तो उन केसेस में हाई कोर्ट में आप जाके क्वेश फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के पास डेफिनेटली ज्यादा पावर है कि उसमें ज्यादा डिटेल में जा सकता है। इस केस में तो ऐसा हुआ ही नहीं है। और अंजू जी, इस केस में नॉर्मल पुलिस भी नहीं थी। सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन इतनी डिटेल्ड, और उसके बाद इस केस में तो एक चीज और है जो दूसरे केसेस में नहीं होता, क्योंकि सबके पास उतना पावर या उतना पैसा नहीं होता अंजू जी कि वो बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए, और केस के सभी लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, और उनको केस में बेल मिल भी जाए इवेंचुअली, प्रेमा केसाई उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन होने के बाद भी। ऐसा सब तो लकी नहीं होते। तो इस केस में टेक्निकली सब जज लकी हो साहब गए, के, इस सब केस लकी में हो गए। सब लकी तो हो ही गए अंजू जी, लेकिन इस केस में टेक्निकली जज साहब के पास काफी डिटेल्ड केस फाइल थी। सिर्फ चार्जशीट नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस भी, उन्हीं को कंसीडर करके एटलीस्ट उनको इस स्टेज पे खत्म नहीं करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना चलिए, आपने काफ़ी खुलकर ये बता दिया मेरे दर्शकों को कि यहाँ पर कितनी बड़ी तरीके से घालमेल हुआ है। सही ढंग से सबूतों को देखा ही नहीं गया, बल्कि ट्रायल ही नहीं हुआ। अगर मुझ पर कोई आरोप लगाएगा तो आगे बात बढ़ेगी ना, मैं कुछ कहूँगी, वो कुछ कहेगा, लेकिन यहाँ तो मेरे कहने और उसके कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि पहले ही खारिज हो गया। चार्ज फ्रेम ही नहीं हुए, संज्ञान ही नहीं लिया कोर्ट ने, तो ये तो अपने आप में अजब-गजब खेल है। अब देखते हैं सीबीआई क्या करती है, और ईडी का केस भी इससे कमज़ोर होगा। अभी तो ईडी भी चार्जशीट पे चार्जशीट दायर कर रही थी। तो अब देखते हैं दोनों जांच एजेंसियां किस तरह से आगे बढ़ती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस फैसले ने एक नई बहस को ज़रूर छेड़ दिया है कि निचली अदालतों में किस तरह से काम होता है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने नाराजगी पे जताई है ना, एनसीईआरटी में, जैसे 8वीं की क्लास में जुडिशरी में करप्शन का चैप्टर आ गया, उस पर उन्होंने काफी निराशा जताई है, बहुत नाराज हैं, बहुत भड़के हुए हैं वो एनसीईआरटी पर कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। और इसी देश में लोगों ने जस्टिस वर्मा का केस भी देखा है, वो आज कहाँ है हर कोई जानता है। एफआईआर तक उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुई, वो आज भी टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं। दिल्ली में उनका बंगला है, इलाहाबाद में उनका बंगला है, भले ही उनको केस नहीं मिल रहे हो। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि न्याय व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान जरूर लगा देती हैं, और मुझे लगता है कि इस तरफ भी सीजेआई साहब को देखना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है, और आर्टिकल 141 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग होते हैं, सबसे सर्वोच्च कोर्ट है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट को भी देखना चाहिए। देखिए, दिल्ली के जितने भी कोर्ट है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, इंक्लूडिंग रॉज एवेन्यू कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट 226 आर्टिकल 226 और 227 के मध्य जो है काफी पावरफुल है। दिल्ली हाई कोर्ट के पास अपने अंदर निगरानी रखने का पूरा अधिकार भी है और उसकी दायित्व भी है। अगर इस तरीके का फैसला आता है तो मुझे लगता है समाज में एक नेगेटिव भावनाएं बढ़ेंगी, एक अविश्वास जारी होगा,
कि आपने कैसे प्री ट्रायल स्टेज पे ही केस को खत्म कर दिया, ये बोलते हुए कि भाई प्राइमा फेसाई केस दिख ही नहीं रहा है। और आपने ना सिर्फ केस खत्म किया, देखिए अंजू जी, एक बात और है, क्यों मैं ज्यादा निराश हूं इस केस में। अगर जज साहब ने ये कहा होता कि चार्जशीट अच्छी नहीं है या हुँ, आपने ठीक से नहीं किया, हुँ, तो ये भी आदेश दे सकते थे कि आप फिर से चार्जशीट फाइल करिए या बिल्कुल। फिर से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। फिर से इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं की गई है। यहाँ की गई है कि जो आईओ है उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा दो, डिपार्टमेंट इंक्वायरी लगा दो। तो टेक्निकली आपने एक तरह से कह दिया कि भाई केस बंद कर दो अब, जो कि रफ़ा-दफ़ा। कितनी जो कि कितनी शर्मनाक बात है। अगर आपको आपत्ति थी चार्जशीट से, तो आप कहते दोबारा कि नया इन्वेस्टिगेशन हो, नए आईओ को दे देते काम। ये तो पावर अधिकार क्षेत्र में है ही कोर्ट के, आपने वो तो नहीं किया। हुँ, और तो ये तो आश्चर्यजनक है, बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जैसा आप कह रहे हो, मैं कह सकता हूँ। चलिए देखते हैं अब ईडी और सीबीआई का अगला कदम क्या रहता है और दिल्ली हाई कोर्ट में ये जाता है मामला तो क्या होता है? क्या फिर से जाँच के आदेश देकर राउज़ एवेन्यू कोर्ट भेजा जाएगा और किसी नए जज को ये मामला सौंपा जाता है? अभी तो बड़ी बल्ले-बल्ले हो रही है, आम आदमी पार्टी की बहुत कट्टर ईमानदार हूँ मैं, ये सब बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। लेकिन बात खत्म नहीं हुई है, अभी इस केस में और भी बहुत कुछ खुलासे होने बाकी हैं। आपने समय निकाल कर बहुत ही विस्तार से राउज़ एवेन्यू कोर्ट के जज के फैसले को, जितेंद्र सिंह जी के फैसले को विस्तार से मेरे दर्शकों को समझाया। मेरे लिए आपने टाइम निकाला शशांक जी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी। मैं यही कहूँगा आखिरी में कि जो हम हमेशा से मानते आए हैं कि सत्यमेव जयते, न्याय की जीत हो। जैसा सुप्रीम कोर्ट के स्लोगन में कहा गया है कि यतो धर्म ततो जय, तो उसको फॉलो किया जाए, लीगल जूरिस्प्रूडेंस को देखा जाए और इस फैसले को जितनी जल्दी स्टे किया जाए उतना अच्छा होगा इस देश की न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली के लिए। धन्यवाद बुलाने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।